दुख तेरा सब्र से सहते तो वही अच्छा था। अश्क आंखों से ना बहते तो वही अच्छा था। यूं ही बेजार किया यारे मोहब्बत ने हमें, हम अगर दोस्त ही रहते तो वही अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल मर्गे तमन्ना। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूला करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मर्गे तमन्ना, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। रोशनी मजाजों का एक अजब मुकद्दर है। जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलिस्तां सजाने में उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। कैसी कैसी ख्वाहिश को कत्ल करते जाते हैं। दरगुजर के गुलशन में अबर बन के रहते हैं। सबर के समंदर में कश्तियां चलाते हैं। ये नहीं कि उनको उस रोज़ो शब की ख्वाहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आसों का खून बहा नहीं मिलता। जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सब ही हाथ आती हैं, सब ही मिल भी जाती हैं। वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं आती, यानी उनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम को कोई किस्त किस्त हो जाए। असल जो इबारत हो पसे नोश्त हो जाए। फसले गुल के आखिर में फूल उनके खिलते हैं, उनके सहनों में सूरज देर से निकलते हैं। अमजद इस्लाम अमजद। कमरे की तारीकी में कुर्सी पे बैठा वजूद उसी तारीकी का हिस्सा महसूस हो रहा था। सोजो ज़िया का हिसाब करना बेमकसद था, क्योंकि सब वाज़िया था और सब ज़िया ही ज़िया था। हासिल तो कुछ भी नहीं था। जिंदगी सफ़र मुसलसल थी जिसकी मंजिल अब भी ना मालूम थी। इस सफ़र में हम सफ़र बस एक थी, अपनी कोख से जन्म लेने वाली, जिसको बचाने की खातिर, सीने से लगाने की खातिर क्या से क्या बनती चली गई थी। नाज़नैन से रशीदा बनने का सफ़र निगाहों में किस फिल्म की तरह चलने लगा था। अपनी कम मायकी और तजलील का एहसास उससे पहले कभी इस कदर हावी ना हुआ था। हुरुल ऐन उस इंसान की जिंदगी का हिस्सा थी जिसकी आस पे नाज़नैन दर बदर हुई थी। वो उसका नसीब था जिस पे दूसरी औरत काबज थी। नाज़नैन की बर्बादी का जिम्मेदार इन दोनों में से कौन था, वो कभी फैसला नहीं कर पाई। हुरुल ऐन जो उसकी देखभाल करने के लिए आई थी और उसी के शोहर पे फरिफ्ता हो गई। यहाँ साद अली चट्ठा जो अपनी बीवी और बच्चा होने वाली माँ को छोड़कर किसी दूसरी की जुल्फों का असीर हो गया था। ये कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, सालों बाद वहीं पे आ रुकी थी। साद की लाली से नफरत ने हुरुल ऐन को नाज़नैन के करीब कर दिया था। वो नाज़नैन का ख्याल रखती रही और नाज़नैन से शुरू होने वाला दायरा भरता चला गया। हुरुल ऐन का हुस्न हदूद का कायल नहीं था और साद अली चट्ठा जैसा मर्द हद से भरी चीजों को हद में रखना खूब जानता था। नाज़नैन लाली को खोकर और साद को पाकर इस कदर खुश हुई कि कभी एहसास तक न हुआ कि उसकी कश्ती में सुराख हो चुका था। वो दिन आज भी पूरी जुज़िया से याद था जब अहमद अली चट्ठा बेटे के फ्लैट पे आ खड़े हुए थे। वो बेटे का हर गुनाह माफ करने को तैयार थे, लेकिन गलाजत की पोटली बर्दाश्त करना गवारा नहीं कर सके। वो एक तवाइफ को छोड़ देने का दबाव डालते रहे और बहुत बड़े बड़े दावे करने वाला इस दबाव तले पिसता चला गया। नाज़नैन की हजार मिन्नतें जानने वाले को रोक नहीं पाई। वो अपने बाप का हाथ थामे उसके वजूद को रोंदता आगे बढ़ गया, लेकिन अपने बच्चे की पैदाइश तक उसे तलाक ना देने का एहसान कर गया था। नाज़नैन जिसके एक इशारे पे सारा लाहौर उमड़ आता था, बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई थी। नैन तारा की बददुआएं उस तक पहुंच गई थी। एक
दुनिया को दीवाना बनाने वाली तन्हाई में बैठी रो रही थी और कोई आंसू पूछने वाला नहीं था। लाली हुरुल ऐन को उसका वकील बना बनाकर भेजता रहा, लेकिन कुछ हाथ ना आया। साथ जाते हुए उसका मान गरूर ही नहीं बल्कि नसीब तक छीन कर ले गया था। नाज़नैन का जवाल शुरू हो चुका था। कोई कितनी भी कोशिश कर लेता, उसको फिर से अरूज नहीं मिलना था। उसका सूरज डूब चुका था, कभी ना उबरने के लिए। हुरुल ऐन का नसीब उसे सफ़ेद हवेली ले आया था, इस हवेली जहां जाने का ख्वाब वो देखा करती थी। और नाज़नैन रशीदा बनकर इन बोसीदा कलियों में पनाह लेने पे मजबूर हो गई, जहां जाने उसने कभी सोचा भी ना था। लाली ने उसे जिंदा रखने का बेड़ा उठाया और उस औरत के पास ले आया जिसने कभी लाली को सहारा दिया था। एक ऐसी औरत जो अपना बेटा भरी जवानी में खो बैठी थी। वो बूढ़ी औरत जवानों जैसा हौसला और फरिश्तों जैसा दिल रखती थी, जिसने नाज़नैन को तवाइफ नहीं इंसान समझा, उसकी बच्ची को सीने से लगाया और तमाम उम्र उन्हें पनाह देने की कसम खाई थी। वो नाज़नैन से रशीदा बन गई थी। खुद को लोगों से छुपाते, अपना हवाला भुलाते सालों गुजर गए थे। लाली ने उसके पैसों को ना जाने कैसे इस्तेमाल किया कि कभी पैसों की तंगी नहीं होने दी। लाली और मैमूना की बदौलत वो घर की चार दीवारी में मुकीद होकर रह गई थी। सालों गुजर जाने के बाद जब यकीन आने लगा कि दुनिया उसे भूल गई होगी, तो वो दोबारा से सब किरदार सामने आने लगे थे। पुरानी कहानियां दोबारा पढ़ी जाने लगी थी। बंद कवारों पे लगे तालों को जंग लग चुका था और माजी की तेज हवाएं उन्हें तोड़ चुकी थी। वो हुरुल ऐन को माफ कर चुकी थी और ये इस बात का इशारा था कि दिल को ठेस पहुंचाने वाला कोई और था। साद अली चट्टा उसके किसी नरम जज्बे के काबिल नहीं था। वो मोहब्बत में धोखा देने वाला, बीच रास्ते में छोड़ देने वाला, मुफाद परस्त और कम ज़र्फ इंसान था। वो नाज़नैन होती तो महबूब के सब गुनाह माफ कर देती, लेकिन वो रशीदा थी जिसके सीने में अपनी औलाद खो देने का गम किसी अन्नी की तरह पेवस्त था। उसके कानों में आज तक नन्ही जान का रोना गूंजता था, जिसकी शक्ल चंद लम्हों के बाद दोबारा देखना नसीब हुई थी। गुज़श्ता साल सिर्फ इज्जत की खातिर खामोशी से गुजार दिए, लेकिन अब वही इज्जत उसकी ताकत थी। आइंदा आने वाले दिनों में उसे क्या करना था वो सब सोच चुकी थी और इन सोचों में साद अली चट्टा के लिए सिर्फ नफरत थी। लामिया ने हैरानी से अपना रास्ता रोकने वाले इंसान को देखा जो उसे अपने साथ चलने को कह रहा था। इससे पहले कि वो उसे कोई सख्त सुस्त सुनाती, जुबैर अंकल का मैसेज मिल गया। लामिया ने ड्राइवर को उसके पीछे जाने का कहा और कुछ लम्हात बाद उनकी मंजिल आ गई थी। अपना हुलिया दुरुस्त करते हुए गाड़ी से उतर आई, लेकिन जुबैर अंकल के मैसेज के बावजूद वो चौकन्ना थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। स्याह दरवाजा खोलते हुए वो दोनों आगे बढ़े, वसी सहन अबूर करते हुए अंदरूनी हिस्से में आए। उसे मेहमान खाने में बिठाकर वो तेजी से बाहर निकल गया था। लामिया जांचती निगाहों से कमरे का जायजा ले रही थी जब कदमों की चाप अपनी जानिब आती महसूस हुई और उसी लम्हे कमरे में एक औरत को दाखिल होते देखा। घर की खामोशी महसूस करके वो थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन अब वहां एक औरत को देखकर इत्मीनान हुआ था। वो फौरन से एहतरामन उठ खड़ी हुई और उनसे मिलने के बाद रहे सहे खदशात भी जाते रहे। मुझे कुछ देर पहले ही जुबैर की कॉल आई कि वो एक मेहमान भेज रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थी। उस पे मुतजाद उम्र का फर्क होने की वजह से गुफ्तगू करने में मुश्किल हो रही थी। आपका जुबैर अंकल से क्या रिश्ता है? वो सोच रही थी कि उन्होंने यहाँ किसी की मौजूदगी का तज़किरा नहीं किया था, तो अचानक अब कहाँ भेज दिया। मैं रुकैया जुबैर अहमद हूँ। उनके तारुफ पे उसे अच्छा खासा झटका लगा था और चंद लम्हों बाद शर्मिंदगी गालिब आ गई थी। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। अपनी ला इल्मी पे उसे शदीद गुस्सा आया था। कोई बात नहीं बेटा। उसका शर्म से सुर्ख होता चेहरा उन्हें बहुत भला लगा। जुबैर के फोन ने और किसी लड़की के जिक्र ने उन्हें अच्छा खासा परेशान कर दिया था। वो इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी। वो कई दिन से उनके घर रह रही थी और उन्हें खबर ही नहीं थी। वो सारे सवाल लम्हे में कर लेना चाहती थी, लेकिन उनके आने तक खामोश हो गई। उस लम्हे पहली बार दिल में अनजाने का खौफ पैदा हुआ था। जुबैर की दूसरी शादी का ख्याल किसी सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ गया और तभी एहसास हुआ कि जुबैर अहमद से की जाने वाली नफरत का तो अब कहीं वजूद ही नहीं था। उनके रिश्ते के दरमियान कुछ गलत था तो वो फासले थे।
अनकही बातें थी, नफरत हरगिज नहीं थी। और अगर अंकल लफ्ज इस्तेमाल ना करती तो न जाने और कितनी वीरान की हालत माही बेआब जैसी रहती। दिल का खौफ पता नहीं कब तक सांस सीने में फंसाए रखता, लेकिन अब सुकून मुयस्सर आ गया था। इसी बाइस लहजे में हलावत सी घुल गई थी। अपने डर के बाइस मुजतबा को वहां नहीं आने दिया था, लेकिन जैसे ही सब मालूम हुआ मुजतबा को आवाज देकर बुला लिया। मुजतबा के साथ ही जेगम चाय और लवाजमात लिए आया था। ये मेरा बेटा है मुजतबा, और ये जेगम है। कहने को मुजतबा का दोस्त है, लेकिन मुझे अपने बेटे जैसा ही अजीज है। रुकैया के तारुफ ने माहौल में छाए तकल्लुफ को खत्म कर दिया था। मुझे अंकल ने सख्ती से मना किया था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी, लेकिन जब ये हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो गए तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बार बार सिरकते स्कार्फ को ठीक करते हुए उसने चंद लम्हे पहले खुद के साथ होने वाला वाकया बताया। लेकिन मैंने आपको बता दिया था तो मुझे जुबैर अंकल ने भेजा है। वो उसे डराना या परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में ऐसा कर बैठा था। जी आपने बताया था, लेकिन वो चंद सानियों को खामोश हुई। मैं असलम खान दुरानी की हवेली तक गई थी, उसके बाद सफ़ेद हवेली वालों के फार्म हाउस गई, बल्कि रास्ते में 2-3 लोगों से इंफॉर्मेशन भी ली, और इस सब से अंकल ने मना किया था। खुद को बहुत मजबूत दिखाने के बावजूद भी अंदर कहीं डर था कि कुछ गलत ना हो जाए, और ऐसे में आप फौरन से सामने आ गए थे। इस वक्त लामिया की रंगत उड़ी हुई थी, जबकि अब बताते हुए हंसी आ रही थी। उसकी बात पे रकैया के मुस्कुराते होंठ सिमटे थे। चौंक तो वो दोनों भी गए थे, लेकिन मामला समझ से बालातर था। अब वहां क्यों जाना चाह रही थी? रकैया के कुछ भी पूछने से पहले मुजतबा ने पूछ लिया। क्योंकि वो मेरे रिलेटिव हैं। उसने ज्यादा कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा, तो मुख्तसर सा कहकर बात टाल दी। लेकिन सब के तासुरात अजीब से हो रहे थे, जैसे उन्हें उसकी बात पे यकीन ना आया हो। लामिया ने दिल ही दिल में खुद को कोसा। जरूरत क्या थी इतनी तफसील बताने की? मुजतबा ने नासमझ निगाहों से रुकैया की जानिब देखा, लेकिन उन्होंने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। अब उन्हें समझ आने लगा मामला दरमियान में कोई और है, क्योंकि जुबैर का ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिनके बच्चे उनके घर आकर रह रहे हों। ऐसी क्या वजह थी कि मुझसे झूठ बोलने की नौबत आ गई? आपकी तालीम मुकम्मल हो गई बेटा? उन्हें कुछ समझ ना आया तो ये ही सवाल कर लिया। नहीं आंटी, सेमेस्टर फ्रीज करवा के आई हूँ। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? मुजतबा के लहजे में इश्तियाक जागा, क्योंकि बाहर जाकर पढ़ना उसका ख्वाब था। सिडनी यूनिवर्सिटी। लामिया को परेशानी होने लगी थी, और अंकल ने सिडनी के जिक्र से भी मना किया था, लेकिन सब काम उल्टे होते जा रहे थे। मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन मामा मुझे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। मुजतबा को वो वक्त दोबारा याद आया तो लहजे में अफसुर्दगी सी धार आई थी। अगर सिडनी चले जाते तो इज्जत कहाँ से मिलती? रुकैया की बात पे जेगम का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ। इज्जत कौन? मुजतबा के चेहरे पे फैलते रंग सब ने वाज़िया देखे थे। आप बहुत अच्छे वक्त पे आई हो बेटा। हम मुजतबा की शादी कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दुल्हा बनने वाला है। बहुत मुबारक हो आपको। वो मजीद कुछ कहने ही वाली थी कि मोबाइल पे मैसेज टोन ने तवज्जो खींच ली। जुबैर अंकल का मैसेज था, वो पहुंचने वाले थे। उनका मैसेज देखकर उसे मजीद तसल्ली हुई, लेकिन उसी लम्हे उसके हाथ से मोबाइल उचक लिया गया था। उसने मोबाइल वापस लेने को हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्हें मोबाइल की स्क्रीन को अजीब तरीके से देखते पाकर रुक गई। ये कौन है? उनका सुरसुराता हुआ लहजा बहुत धीमा था। लामिया ने मोबाइल स्क्रीन पे देखा, जहां पाम बीच पे खींची गई उसकी और मामा की तस्वीर रोशन थी। मेरी मामा है। उनके मोबाइल छीनने पे वो पहले ही खौफजदा थी। उस पे उनका हैरान अंदाज, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। नाम क्या है? अगला सवाल पूछा गया। फातिमा इब्राहिम। उन्होंने दोनों हाथों से मोबाइल भींच लिया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने फौरन से मोबाइल फेंकने के अंदाज में उसके हाथों में दिया। वो तीनों हैरानी से उनका रद्द अमल देख रहे थे। लेकिन नहीं, तुम अभी सफेद हवेली जाने का कह रही थी ना? क्यों जाना है तुमने सफेद हवेली? वहाँ कौन है तुम्हारा? उन्होंने लामिया को कंधों से पकड़ा, और गिरफ्त में इस कदर सख्ती थी कि उसे हैरानी हुई। धान पान सी औरत में इतनी सख्ती कहाँ से आ गई थी? ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। वो उनके हाथ हटाती पीछे हुई। मुजतबा और जेगम बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। बताओ मुझे, तुम कौन हो? ये तुम्हारे कौन हैं?
یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تم کہہ رہی ہو اس کا نام فاطمہ ہے، جبکہ اس کی شکل میری کلثوم سے ملتی ہے۔ لیکن کلثوم تو… انہیں وہ رات یاد آئی جب برستی بارش میں حویلی کا چاند حویلی میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ ان کا نام فاطمہ ہے، کلثوم نہیں۔ اس بار لامیا بلند آواز میں بولی۔ اسے سامنے بیٹھی عورت سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو پھر تم حویلی کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ دوبارہ اس کے نزدیک ہوئی، لیکن اس بار مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔ ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی، جبکہ لامیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ میری ماما کا گھر ہے، اپنی ماما کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ اور اسی لمحے اس کے دماغ میں چھن سے کوئی خیال وارد ہوا۔ سفید حویلی، کلثوم، فاطمہ، اف خدایا! اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کو اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل کی گیلری کھولی اور وہ تصویریں ڈھونڈنے لگی جو اس نے البم سے کھینچ رکھی تھی۔ سالوں پہلے کی تصویریں جن میں وہ چھوٹی اور ماما جوان تھی۔ کچھ دیر بعد اسے وہ تصویریں مل گئی تو اس نے فوراً سے موبائل رقیہ کے سامنے کیا۔ یہ دیکھیے، کیا ایسی تھی آپ کی کلثوم؟ لامیا کی سانس دونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ یہ میری کلثوم ہے، بالکل میری کلثوم۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن نگاہیں موبائل سکرین پہ جمی تھی۔ وہ ساکت سی صوفے پہ بیٹھی رہ گئی۔ اتنے دنوں کی تلاش لمحے میں ختم ہو گئی تھی، لیکن زبیر انکل نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ یہ سوال دکھی کر رہا تھا۔ میں ان کے سامنے کتنی بے چین رہی، بارہا ان سے پوچھتی رہی اور وہ ایک لفظ تک نہیں بولے۔ اسی لمحے دروازے کے قریب کوئی رکا۔ کمرے کا منظر کسی پرت کے اتر جانے کی کہانی سنا رہا تھا۔ انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ رقیہ نڈھال انداز اور لامیا کے چہرے سے جھلکتی بے یقینی کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پل سب نے انہیں دیکھا تھا۔ رقیہ کی آنکھوں میں پھر سے کوئی غیر فہم رنگ تھے، جبکہ لامیا کی نگاہوں میں شکووں کے انبار تھے۔ ایک بار پھر سے کوئی جرم نہ کرتے ہوئے بھی مجرم ٹھہرے تھے۔ رقیہ، انہوں نے وضاحت دینی چاہی، کیا کلثوم زندہ ہے؟ وہ شاید ابھی تک بے یقین تھی، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس بہن کو روتے ہوئے سالوں گزر گئے، جس کا غم سینہ جلائے رکھتا تھا، جس کی جواں مرگی کے بعد خود پہ ساری خوشیاں حرام کر لی تھی، آج اس کے زندہ ہونے کی خبر سنائی جا رہی تھی۔ ہاں، زندہ ہے۔ ان سے ہمیشہ کی طرح کوئی وضاحت نہیں مانگی جا رہی تھی، سو خاموشی سے اقرار کر لیا۔ کیسے؟ آپ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے تڑپتی رہی، اپنے رشتوں سے منہ موڑ لیا۔ میری ماں نے ساری عمر سلگ سلگ کر گزار دی اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یوں جیسے آج ہی کلثوم کی موت ہوئی ہو۔ ان کی سسکیاں سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ مجتبیٰ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے باہوں میں سمیٹ لیا، اور بے چین تو زبیر احمد بھی ہو گئے تھے اور اس عورت کو کبھی سکھ نہیں دے پائے تھے۔ ماما، آپ کو خوش ہونا چاہیے نا، اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے آپ کو، آپ ابھی بھی رو رہی ہیں۔ وہ ماما کو ساتھ لگائے مسلسل دلاسا دے رہا تھا۔ آنسوؤں کی دھند چھٹی تو کونے میں کھڑی لامیا نظر آئی، جس کے چہرے پہ ہراساں اور شرمندگی رقم تھی۔ وہ ان کی بھانجی تھی، ان کی کلثوم کی بیٹی۔ اس کے چہرے میں کلثوم کے نقش نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں وہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کلثوم کی آنکھوں جیسی چمک تھی۔ اس کو شرمندہ دیکھ کر احساس ہوا اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کتنے شوق سے اپنے رشتوں کی تلاش میں آئی تھی۔ ادھر آؤ، آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ سہمی ہوئی ان کے قریب آئی تو کھینچتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ اس کے وجود سے کلثوم کی خوشبو تلاش کرنے لگی۔ اسی لمحے وہاں عجیب منظر تھا، آنسوؤں کی برسات کے ساتھ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ رقیہ بے اختیار اس کی پیشانی اور گال چوم رہی تھی۔ زبیر احمد کے سینے سے سکون کی سانس خارج ہوئی۔ میرا آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو بس ماما کو ان کے اپنوں سے ملانے آئی تھی۔ ان کی تکلیف کا اسے اندازہ تھا، سو فوراً معذرت کر لی۔ تمہارا کیا قصور بیٹا؟ قصوروار میں بھی نہیں ہوں۔ زبیر فوراً آگے بڑھے، کیونکہ انہیں اندازہ تھا سارا ملبہ ان پہ ہی گرے گا، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ رقیہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کلثوم کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اسلم خان درانی نے ابراہیم پہ حملہ کروایا تب میرا اس سے رابطہ ہوا۔ اس حادثے میں اس کی بیوی کی جان بہت مشکل سے بچ پائی، لیکن بچہ زندہ نہیں رہ سکا، اور تب مجھے معلوم ہوا کہ ابراہیم نے کس سے شادی کی تھی۔ ابراہیم نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں
दूंगा। और मैं भी सफ़ेद हवेली वालों का गुस्सा देख चुका था। दूसरी तरफ असलम खान दुरानी की जान का दुश्मन बना हुआ था। सो खामोशी में ही आफियत थी। जुबैर रुकैया के सामने बैठकर सब बताने लगे थे, लेकिन लामिया का राज अब भी छुपा गए। वो खुशी के रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे। आपने आज मुझे मेरी बच्ची से मिलाकर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। रुकैया गहरी निगाहों से जुबैर अहमद को देखने लगी। वहाँ झूठ का शाइबा तक नहीं था। तो मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। उन्होंने हमेशा की तरह एक अनायत मजीद की। तो आज उन्होंने भी नाराज़ी ख़त्म करने की ठान ली। आज सब शिकायत इस मुस्कुराहट के इखलास में खो गई थी। रात गहरी होते होते शदीद खुनक हो गई थी। अंधेरे में धुंध के बादल भागते दौड़ते बहुत भले महसूस हो रहे थे। ज़ारा हल्की सी चादर ओढ़े बेफिक्र से टहल रही थी, जबकि उसके साथ चलती नूरुल ऐन भारी शॉल लेने के बावजूद कांप रही थी। हल्की हवा चलती तो सारे दरख्त झूम से जाते। ये मंजर ज़ारा देखकर ज़ारा बेसाख्ता मुस्कुरा देती, जबकि नूर थरथरा के रह जाती। भाभी, आपको सर्दी नहीं लग रही? बड़े अब्बा के फैसले पे वो बेतहाशा खुश थी। शाह ताशफीन उसे भाइयों जैसा अजीज था और उसकी खुशी सारी हवेली में जिंदगी की लहर दौड़ा गई थी। उसे ज़ारा इतनी अच्छी लगी थी कि फौरन से भाभी कहना शुरू कर दिया था और तब से उसका साया बनी हुई थी। सर्दी शदीद नापसंद होते हुए उसके साथ बाग में टहल रही थी। मुझे सर्दियां पसंद हैं। नूर की हालत देखते हुए उसे बारहा अंदर जाने का कह चुकी थी, लेकिन वो उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आपको भी कितनी अजीब चीजें पसंद हैं, दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए बेसाख्ता बोली। जैसे कि हमारे ताशफीन भाई। उनके करीब से आवाज आई तो दोनों चौंक कर पलटी, जबकि ज़ारा की मध्यम सी चीख भी निकल गई थी। अब्दुल वदूद ट्रे में कॉफी के 3 कप रखे उनके पीछे खड़ा था। वदूद भाई, आप हमेशा मुझे डराते हैं, नूरुल ऐन खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत में बोली। तुम तो बिला वजह डर जाती हो। उसने नूर के सर पे हल्की सी चिपत लगाई। वो बहुत दिनों बाद घर आया था। हूर चच्ची के पास शीमा बेगम थी, सो उसका मूड नहायत खुशगवार था। इन दोनों को बाग में टहलते देखा तो कॉफी बना कर ले आया। ताशफीन और ज़ारा के मुतल्लक बड़े अब्बा के फैसले से उसे बहुत खुशी हुई थी। मुझे एक बात समझ नहीं आई। ज़ारा के बोलने पे दोनों ने चौंक कर उसे देखा। तुम दोनों एक दूसरे से मंसूब हो ना, तो फिर ये तुम्हें भाई क्यों बोल रही है? और तुम भी भाई सुनकर मुतमिन हो। ज़ारा का दिमाग कितनी देर से इसी बात पे अटका हुआ था। ये खबर शहर में जिसने भी उड़ाई है उसका दिमाग ठीक होने वाला है। उसका इशारा ताशफीन की तरफ था। क्या वाकई ऐसा नहीं है? उसे एकदम से शर्मिंदगी हुई कि शायद वो गलत बोल गई। नहीं, उसका लहजा कती था। मुझे ताशफीन ने बताया था, या शायद मुझे सुनने में गलती हुई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, जो खामोश खड़ी थी। ये सिर्फ बड़े अब्बा का फैसला है, मैं इस फैसले को नहीं मानता। उसका अंदाज पुख्ता था। और नूर? वो फौरन से उसी की जानिब देखने लगी। मेरे लिए ये दोनों हमेशा भाइयों जैसे रहे हैं। वो नहायत मुश्किल से जवाब दे सकी। इस मौजू से जितना भागती थी उसी कदर सामने आ जाता था। उसी लम्हे उसे जीगम का ख्याल आया और ख्याल से पीछा छुड़ाने को गरम गरम कॉफी मुंह को लगा ली। और एहसास तब हुआ जब जुबान पे जलन हुई। फूफो से मिलने चले? अब्दुल वदूद के एकदम बोलने पे नूरुल ऐन को उछूल लग गया और वो कितनी ही देर खांसती रही। क्या हुआ नूर, तुम ठीक हो? अब्दुल वदूद ने उसके हाथ से कप थाम लिया और ज़ारा कितनी ही देर उसकी पीठ मसलती रही। अब्दुल वदूद को उस लम्हे कुछ अजीब लगा था। कितनी ही देर गहरी निगाहों से नूर का चेहरा देखता रहा और जैसे ही उसकी तबीयत संभली निगाहों का रुख फेर गया। उन्हें इशारा करते पोर्च की तरफ आ गया। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर यूसुफ अपने कमरे से बाहर निकल आया और भागकर दरवाजा खोल दिया। नूर ट्रे के लिए अंदर चली गई। अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए हर ख्याल की झलक साफ की। खुद को बड़ी सी चादर में लपेटा और एक चादर ज़ारा के लिए लेकर वापस आई। बड़ी अम्मी सो चुकी थी इसलिए उन्हें नहीं बताया, लेकिन गुल को अब्दुल वदूद के साथ बाहर जाने का बता आई। गुल हैरानी से ये मौजज़ा होते देख रही थी कि रात के इस वक्त अब्दुल वदूद हवेली की औरतों के लिए हवेली से बाहर जा रहा था। ऐसे इकदाम की उम्मीद ताशफीन से रखी जा सकती थी। नूरुल ऐन ने ज़ारा को चादर ओढ़ाई और गाड़ी की जानिब चली आई। ज़ारा दानिस्ता पीछे की जानिब भाग गई तो ना चाहते हुए उसे फ्रंट सीट पे बैठना पड़ा। इन तीनों की मौजूदगी के बावजूद नामनूस सी खामोशी छाई हुई थी। नूर के दिल का चोर उसे परेशान कर रहा था।
अब्दुल वदूद ने हाथ बढ़ाकर गाने लगा दिया तो खामोशी मुंह छुपाकर भाग गई। मेहरबानी जाते जाते मुझ पर कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया। तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। वो तीनों अल्फाज के शहर में खोए हुए जब गाड़ी रुकती महसूस हुई। अब्दुल वदूद ने मोबाइल निकाल कर जिगम के नंबर पे कॉल की और दरवाज़ा खोलने का कहकर कॉल काट दी। उसका संजीदा अंदाज नूर को सहमा रहा था। सदियों से तरसे हैं जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं इसी के लिए। सिया दरवाजा खुला तो दोनों अपनी जानिब के दरवाजे खोलते बाहर निकल आए। गाड़ी में हिद्दत के बायस मौसम की सख्ती महसूस नहीं हो रही थी। एकदम बाहर आने पे कपकपाहट तारी हुई। जिगम इन दोनों को देखकर चौंका। उसके वहमो गुमान में नहीं था अब्दुल वदूद के साथ नूरुल ऐन होगी। वो कितने सानिये बेसुध सा उसे देखता रहा। जहन में उसे बिन देखे गुजर जाने वाले दिनों का हिसाब गुजर रहा था। उसी लम्हे गाने की आवाज इस कदर ऊंची हुई कि दूर तक सुनाई देने लगी। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया है तेरे जैसे ही के लिए। जिगम ने चौंक कर गाड़ी की जानिब देखा और अब्दुल वदूद को अपनी जानिब देखते पाकर निगाहों का रुख पलट लिया। दरवाजे के सामने से हटते हुए रास्ता खाली किया। नूरुल ऐन ने हैरानी से उसके चेहरे की बदलती रंगत देख ली थी। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। नूरुल ऐन को बहुत देर से एहसास हुआ गीत के अल्फाज आम नहीं थे, ये उसके लिए हरगिज नहीं हो सकते थे। तो क्या क्या ये गीत जिगम को सुनाया जा रहा था? वो जिगम के सामने उस पे हक जमा रहा था या वो निगाहों की चोरी पकड़ गया था? जो भी था, अपनी चोरी पकड़े जाने का ख्याल सांसें खुश्क करने लगा। उसे इतने दिनों बाद देखने की खुशी जायल हो गई थी। वो दिल ही दिल में अब्दुल वदूद की आगाही को वहमो ख्याल करती तेजी से आगे बढ़ गई। तुम अंदर नहीं आओगे? अपने पीछे जिगम की आवाज आई। यकीनन वो अब्दुल वदूद को बुला रहा था। उसका दिल इस कदर घबराया कि रुकैया पुप्पो का चेहरा देखते ही बिना इधर उधर देखे उनके सीने से लग गई और ज़ारो कतार रोने लगी। वो उनके आने पे ठीक से खुश थी, ना हो पाई थी कि उसके रोने ने हवास बाख्ता कर दिया था। ऐसे नहीं रोते बच्चे, और बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसके सर को थपकते हुए दिलासा देने लगी। उन्हें उसके रोने की वजह माँ की बीमारी ही लगी। ये भी शुक्र कि माँ की बीमारी रोने का बहाना बन गई। मुझे नहीं लगता ये लड़की कभी हंसती होगी। मुजतबा की आवाज़ पे फौरन चौंक कर सीधी हुई तो वहाँ बहुत से लोग नजर आए। इतने लोगों को देखकर उसे अपनी बेअक्ली पे शर्मिंदगी होने लगी थी। सॉरी पुप्पो, आपको भी परेशान कर दिया। उनसे अलहदा होते हुए माजरत कर ली। उनसे मिलिए, ये ज़ारा हैं, ताशफिन भाई की होने वाली बीवी। बड़े अब्बा ने इस जुम्मे को दोनों का निकाह रखा है। नूर ने ज़ारा का तारुफ करवाते हुए नई खबर भी सुनाई। ये सब का ध्यान खुद से हटाने की कोशिश थी। मेरा मालिक जोड़ी सलामत रखे। रुकैया ने मोहब्बत से उसे गले लगाते हुए दुआ दी। वो दोनों जुबैर अहमद से सर पे प्यार ले रही थी जब अब्दुल वदूद ने कमरे में कदम रखे। उसके पीछे जिगम को देखकर नूर के वजूद में सुकून की लहर सरायत कर गई। ज़ारा पहली बार सबसे मिल रही थी तो नूर उसका तारुफ करवा रही थी। अब्दुल वदूद की निगाहें एक कोने में खड़े वजूद पे पड़ी तो निगाहें उलझ कर रह गई। मेहमानों की मौजूदगी का इल्म हो चुका था, लेकिन मेहमान कौन थे ये मालूम नहीं था। उसकी सुनहरी आंखों में बेइंतहा कशिश थी। अपनी तवज्जो बारहा पुप्पो की जानिब करने के बावजूद निगाहें उसी की जानिब भटक रही थी। उसकी निगाहों का इर्तकाज महसूस करती रुकैया तारुफ को लेकर परेशान थी, बल्कि वो तो उनके आने का सुनकर ही सर पकड़कर बैठी थी। अगर जुबैर सहारा ना देते तो वो लामिया को कहीं छुपा देती, उनके सामने कभी ना आने देती, क्योंकि अब्दुल वदूद से कुछ छुपाना आसान नहीं था। ये कौन है पुप्पो? आखिरकार वो सवाल पूछ लिया गया जिसका जवाब उनकी जान पे बन आया था। दिल कहता था अब्दुल वदूद को सब बता दें, क्योंकि वो हवेली का लाडला था। उसके कायल होने से लामिया की हवेली में जगह बन सकती थी, जबकि दिमाग जल्दबाजी से एतराज बरतने का कह रहा था। अजलत के बाइस लामिया के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती थी। जुबैर के दोस्त की बेटी है। एक तवील जंग के बाद उन्होंने दिमाग की सुन ली। उसने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मुत्तमिन नहीं हुआ, क्योंकि सुबह जिस लड़की के मुतल्लिक बताया गया उसकी निशानी सुनहरी आंखें बताई गई थी और फार्म हाउस से भी ऐसी ही इतला मिली थी। वो खटक चुका था और शायद इसी बाइस आंखें बार बार भटक कर उसी की जानिब जा रही थी।
اسے اپنی حالت میں اس وقت شدید قابل رحم لگی تھی۔ پہلے ہی کئی مسائل سامنے تھے کہ اب نئی الجھن سر اٹھانے لگی۔ چچی جان کی بھاگ دھوڑ، لالی کی تلاش، اپنے متعلق بڑے ابا کا فیصلہ بدلنا اور چند لمحے پہلے نور اور زیگم کے حوالے سے دل میں پیدا ہونے والے خیال اور بزنس کی الجھنیں علیحدہ تھی۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اسے کسی پل سکون آیا تو سنہری آنکھوں والی سے سوال کر لیا۔ لامیا کو اس کا بار بار دیکھنا الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اسے امید نہیں تھی وہ کوئی سوال بھی پوچھ لے گا۔ سڈنی۔ رقیہ آنٹی نے سڈنی کا بتانے سے منع کیا تھا، لیکن ایک بار نظر باز انسان کے لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکی۔ اسے دو ٹوک جواب دیتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، اسے سفید حویلی سے آئی لڑکیوں کے پاس بیٹھنا تھا جو ماما کے اپنے تھے، لیکن اس نظر باز انسان کی مسلسل گھورتی نگاہیں کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ صحن میں آتے ہی ہوا کے تھپڑوں نے استقبال کیا، وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ بدتمیز انسان۔ ٹھنڈ کا غصہ عبدالودود پہ نکالا اور دوبارہ اندر چلی آئی۔ اس نے رقیہ آنٹی کو جس طرف جاتے دیکھا اسی کی طرف ان کے پیچھے چلی گئی۔ تم کیوں آ گئی بیٹا؟ انہوں نے اسے کچن میں آتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ جو بھی مسٹر آئے ہیں نا، وہ ایسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں جیسے کبھی لڑکی نہ دیکھی ہو۔ اس کے جلے کٹے انداز پہ ان کا کہکہ بے ساختہ بلند ہوا۔ وہ بہت تیز ذہن کا مالک ہے، اسے یقیناً کچھ نہ کچھ کھٹک گیا ہے، وگرنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں اور اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تم فکر نہ کرو، جب اسے حقیقت معلوم ہوگی تو تمہارے ساتھ اس کا رویہ نور العین جیسا ہو جائے گا۔ اس کا روٹھا روٹھا انداز بالکل کلثوم جیسا لگا تھا۔ انہیں وہ دل کے بے انتہا قریب محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری ماں کی ناک بھی سردی میں سرخ ہو جاتی تھی۔ وہ بے ساختہ بول کر خاموش ہوئی اور آنکھوں میں بہت پیار ابھر کر آنسو بھر آئے۔ لامیا نے انہیں محبت سے باہوں میں بھر لیا۔ وہ رشتوں کا حسن پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ اپنائیت کا چہرہ نیا تھا، حلاوت کا احساس انوکھا تھا۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ سکون ملے، کوئی ایک لفظ تو ایسا ہو کہ قرار ہو، کہیں ایسی رت بھی ملے ہمیں جو بہار ہو، کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ ہمیں پیار ہو۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ چراغ جاں اسے نور دے، اسے تاب دے بنے کہکشاں۔ کوئی غم ہو جس کو کہا کریں غمِ جادواں، کوئی یوں قدم کو ملائے کہ بنے کارواں۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ قرار ہو، میری راہ گزرے خیال میں کوئی پھول ہو، میں سفر میں ہوں میرے پاؤں پہ کبھی دھول ہو، مجھے شوق ہے مجھ سے بھی کوئی بھول ہو، غمِ ہجر ہو شب تار ہو برا طول ہو۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ قرار ہو، کہ جو عکس ذات ہو ہو بہو میرا آئینہ میرے روبرو۔ کوئی ربط کے جس میں نہ میں نہ تم، سر خاموشی کوئی گفتگو۔ کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ سکون ملے۔ ساری رات بخار سے نمبرد ازما رہتے گزر گئی۔ صبح تک طبیعت اس قدر نڈھال ہو گئی تھی کہ یونیورسٹی جانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کنزا ناشتہ لے کر آئی تو ان کی آنکھ کھلی۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی روشنی سے اندازہ ہو چکا تھا۔ ناشتے کے دوران موبائل پکڑ کر دیکھا تو افشین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کی بھیجی گئی نظم جیسے ان کے احوال بیان کر رہی تھی۔ وہ افشین کے جذبات سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بارہا اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں منع کیا تھا کہ اس راہ گزر پہ مت چلے، لیکن وہ بے بسی کا اظہار کر دیتی۔ کنزا، تم نے عزت سے بات کی؟ حازم نے امید بھری نگاہوں سے کنزا کی جانب دیکھا۔ میں گئی تھی بھائی، لیکن خالہ نے کہا وہ سوئی ہوئی ہے۔ مجھے لگا جیسے خالہ نہیں چاہتی کہ میں اس سے ملوں۔ کنزا کو ابھی تک خالہ کی بے رخی کا غم کھائے جا رہا تھا، سو بھائی سامنے اظہار کر دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ خالہ کا رویہ ان کے ساتھ بدل جائے گا۔ شاید میرا وہم ہو۔ وہ جلد ہی بھائی کی بات سے متفق ہوئی۔ اب کال کرو، شاید فون اٹھا لے۔ وہ دوبارہ پر امید ہوئے۔ کنزا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ سے کال ملائی۔ دوسری طرف سے جیسے ہی آواز آئی، حازم کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا کہتی ہے؟ فون بند ہوتے ہی انہوں نے پوچھا۔ آ رہی ہے۔ کنزا برتن سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم
कहाँ जा रही हो? उसे उठते देखकर परेशान हुए। नीचे जा रही हूँ, अब आप मेरे सामने थोड़ी ना उससे बात करेंगे। उसके लहजे में शरारत धार आई। नहीं, तुम मत जाओ, यहीं रहो। वो मुझे अकेला देखकर एक लगता नहीं रुकेगी। उन्हें उसके गुज़श्ता रवैये याद आ रहे थे। उनके कहने पे किंजा वहीं बैठ गई। उन्होंने आंखें बंद करते हुए पलंग की पुश्त से सर टकाया और सीढ़ियों पर कदमों की धमक का इंतजार करने लगे। उनका रुआ रुआ आहट का मुंतजिर था। समात दूसरी हर आवाज से बेनियाजी बरत रही थी। हत्ता कि अपनी सांसों का शोर भी नागवार गुजर रहा था। कुछ लम्हे गुजरे जो उनके लिए लम्हे हरगिज नहीं थे। दरवाजा खुलने की आवाज आई। हमवार कदमों की आवाज बता रही थी कि वो सहन में चल रही थी। और जैसे ही कदमों का रब्त टूटा, धप धप का शोर बुलंद हुआ तो एहसास हुआ वो करीब आने वाली थी। हाँ किंजा, क्यों बुला रही थी तुम? उसने वहां मौजूद दूसरे वजूद को यकसर नजरअंदाज कर दिया था। उसकी बेरुखी हाजम शफीक के दिल में तीर की तरह पैवस्त हुई। भाई तुमसे बात करना चाहते हैं, किंजा ने डरते हुए कहा कि कहीं बात सुनकर उल्टे कदमों वापस ना चली जाए। तो फिर तुमने फोन क्यों किया था? उसने अब भी किंजा से निगाहें नहीं हटाई थी। तुम उनका फोन नहीं उठा रही थी ना, इसलिए। उसने फौरन से वजाहत दी। तो इसका क्या मतलब है? यही ना कि मैं किसी और से बात नहीं करना चाहती और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। उसके अंदाज की मानिद लहजा करवा नहीं था। इज्जत, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उसका लहजा हद दर्जा मध्यम था, मिन्नत करता हुआ। तो तुम्हें किसने कहा मैं डॉक्टर हूँ? वो उसी दो टोक अंदाज में बोली। किंजा कई लम्हे उसका उखड़ा उखड़ा अंदाज देखती रही। भाई की बेबसी पे आंसू उमड़ने को बेताब थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो दोनों दो इंतहाओं पे खड़े थे और अपनी अपनी जगह दुरुस्त भी थे। इज्जत, मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं सह पा रहा। इतने अरसे में पहली बार उनकी आवाज सुनाई दी। उनका बिखरा टूटा लहजा इज्जत के दिल पे गिरा गुजरा था। आपको अब भी अपनी फिक्र है, अपनी तकलीफ नजर आ रही है। उसके मुतल्लिक भी तो सोचिए, जिसका दोस्त, हमदर्द, भाई, राजदां सब खो गया। लेकिन ऐसे मुकाम पे सब बिछड़ गया जहाँ तलक मेरी रसाई नहीं। वो शख्स किसी ऐसे देश का बासी बन गया जहाँ की जुबान मुझे नहीं आती, और वहाँ का मौसम मेरी जान का दुश्मन बन चला है, और वहाँ की हवाएं मेरी सांसें नोचने को बेताब हैं। लेकिन मुझे बार बार उस देश बुलाया जाता है, मेरे वजूद को बारहा नोचा जाता है। क्या यहाँ कोई और इस कदर तकलीफ का शिकार है? क्या मुझसे ज्यादा कोई आबला पाई में है? वो अब हाजम शफीक से मुंसलिक कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन कर रही थी। वो तो रोना भी नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू भल भल बहने लगे थे। तुम जानती हो, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। कुछ दिन पहले का वक्त होता उसके आंसू खुद साफ करते, लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई हक नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा रुलाने वाले भी आप हैं। उसने तवील सांस खारिज करते हुए आंसुओं पे बंद बांधा तो उनकी जान पे बान आई। उसके उठते कदम उन्हें वापसी का इशारा लगे थे। जा रही हो? उफ, किस कदर आस पिनहा थी चंद लफ्जों में। अस्सलाम वालेकुम, वो कुछ कहने ही वाली थी कि जोरदार आवाज में किए गए सलाम पे चौंकी। अफशीन नाइम दरवाजे के दरमियान अपने जलवों के साथ ऐस्तदा थी। स्याह लिबास में सफेद रंगत धमक रही थी। बालों को एक अदा से झटकते हुए आगे बाहर आई और उन दोनों के करीब से गुजरती हाजम शफीक के नजदीक आई। मुझे जैसे ही तुम्हारी बीमारी का इल्म हुआ, मैं भागी चली आई। मुझसे एक लम्हा भी यूनिवर्सिटी में रुका नहीं गया। उसने कमाल बेतकल्लुफी से अपना हाथ हाजम की पेशानी पे रखा और हरारत महसूस होते ही चेहरे के तासुरात में गमगीनी झलकने लगी। तुम डॉक्टर के पास गए? पुरतफ्तीश लहजे लिए उनके करीब बैठ गई। इज्जत ने जताती निगाहों से किंजा को देखा और कंधे उचकाती वापसी को चल दी। हाजिम की मायूस निगाहें उसके कदमों से लिपट गई थी। आपको भाई की बीमारी का कैसे पता चला? किंजा से रहा ना गया तो पूछ बैठी। इस वक्त उसका आना अच्छा नहीं लगा था। आंटी की कॉल आई थी, मुझे लाजमी आने का कहा तो दिल बेहद बेचैन हो गया। इसीलिए फिर किसी और काम में दिल ही नहीं लगा। अम्मी ने अफशीन को कॉल की थी, ये सुनकर यकीन नहीं आया था, लेकिन शक की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। अम्मी की हरकत उनका फैसला मुकम्मल अयां कर रही थी।
وہ بھائی کو عزت کی کشش سے افشین کے ذریعے نکالنا چاہ رہی تھی۔ کنزا سے افشین کا فیشن زدہ لہجہ انداز برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ بچائے لانے کے بہانے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اذلان کو ابراہیم کے ساتھ آتا دیکھ کر فاطمہ شدید حیران ہوئی۔ لامیا کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد ابراہیم کی بھانجے سے الفت ویسی ہی نہیں رہی تھی۔ کئی دنوں بعد پرانا منظر نظر آیا تو کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا۔ وہ اس کے بعد سے خود کو بے حس محسوس کر رہی تھی۔ پہلے کبھی طیبہ اور حیدر بھائی کے رویوں کی آنچ اذلان تک نہیں پہنچنے دیتی تھی، لیکن اب انہیں اس گھر کا کوئی فرد اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر وہاں سے ہٹنا چاہا، لیکن اذلان کی سرخ رنگت اور آنکھوں کی نمی قدم باندھ گئی، لیکن کسی انہونی کا احساس رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ کیا ہوا ابراہیم؟ سب خیریت ہے نا؟ لامیا ٹھیک ہے؟ ان کی سوچ لامیا سے آگے کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ کھنک چکی تھی۔ تو پھر اذلان کی حالت ایسی کیوں ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ آسانی سے مطمئن نہیں ہو سکتی تھی کہ ابراہیم کو انہیں سب بتانا پڑا۔ وہ سارا واقعہ بتاتے ہوئے از حد پریشان تھے۔ فاطمہ اب چھوٹی سی بات پہ حواس باختہ ہو جاتی تھی۔ نہ جانے اتنی بڑی بات سن کر کیا رد عمل ہوگا، وہ اذلان کو سنبھالیں گے یا فاطمہ کو؟ لیکن خلاف توقع ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ ابراہیم حیرانی سے فاطمہ کا مطمئن انداز دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا میری بیٹی بے قصور تھی، اور اس سے بڑھ کر یہ یقین کہ جس انسان نے ایسا کیا وہ جلد یا بدیر اپنی سازش سمیت ظاہر ہو جائے گا، لیکن امید نہیں تھی یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا۔ اب تو یقیناً آپ کے خدشات بھی دور ہو گئے ہوں گے۔ ان کا یقین ابراہیم کو شرمندہ کر رہا تھا۔ مجھے کوئی خدشات نہیں تھے فاطمہ، انہوں نے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اپنی بہن پہ شک بھی نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا میرے اور میری بیٹی کے ساتھ اس حد تک دشمنی نبھانے والا صرف وہی ہو سکتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا انہوں نے اذلان کی موجودگی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ہاں یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے آپا سے اس سب کی امید نہیں تھی، انہوں نے بلا توقف تسلیم کیا۔ آپ بیٹھیے، میں شکرانے کے نوافل پڑھ کر آتی ہوں۔ ان کے جاتے ہی وہ دوبارہ اذلان کی جانب متوجہ ہوئے، جو ماں کا وار سہ نہیں پا رہا تھا۔ رات گہری ہوتے ہی فاطمہ نے کھانا لگایا۔ فاطمہ رغبت سے کھانے لگی، بلکہ کتنے ہی دنوں بعد آج سکون سے کھانا کھایا جا رہا تھا، جبکہ ان دونوں کے حلق سے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی پلیٹ پہ جھکے ہوئے ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سب سے پہلے اذلان نے پلیٹ پیچھے کھسکائی، اور اس کے دیکھا دیکھی ابراہیم نے بھی چھوڑ دیا، جیسے ساری کوشش اور دکھاوا اذلان کے لیے ہو۔ انکل میں سونا چاہتا ہوں۔ اسے اس وقت تنہائی کی شدید طلب تھی۔ لامیا کے ساتھ والا کمرہ خالی ہے۔ فاطمہ آنٹی کے جواب پہ اٹھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ علی پور میں نئی صبح بہت چمکدار اور روشن تھی۔ کئی دن شدید دھند کی نظر ہو گئے تھے، سورج کی شکل تک دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن نئے دن کا نیا سورج اپنی پوری آب و تاب سے طلوع ہوا، اور دھند کی دبیز تہ اس کے سامنے ٹک بھی نہ پائی تھی۔ سیاہ گیٹ کی اندرونی جانب مکمل خاموشی تھی۔ رات دیر تک جاتے رہنے کے باعث سب نیند کی آغوش میں گم تھے۔ عبدالودود آدھی رات گزرنے کے بعد واپس حویلی آیا، اور اس کے بعد سب سونے کے لیے لیٹے تھے۔ رقیہ کی آنکھ روشنی کے باعث ہی کھلی، اور وقت دیکھا تو ہربرا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ 10 بجے تک سوتی رہ جائیں۔ ان کے پہلو سے ایک ہاتھ نے ان کے گرد حصار بنایا تو گزشتہ رات سے پیوستہ ہر منظر نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے پہلو میں رخ موڑے بنا سوئے تھے، کسی بات پہ لڑے بنا، مسکراتے ہوئے پسند کی وادی میں قدم رکھے ہوئے تھے۔ پہلی بار رات کو تھامے گئے ہاتھ کھینچ کر علیحدہ نہیں کیے گئے، بلکہ گہری نیند میں خود ہی جھک گئے تھے۔ کچھ کہے سنے بنا سب شکوے اپنی موت مر گئے تھے، ناراضی کے کانٹے پھول بن گئے تھے۔ رقیہ نے آہستگی سے زبیر کا بازو ہٹایا تاکہ اٹھ نہ سکیں، لیکن ہاتھ اسی شدت سے دوبارہ واپس آیا۔ انہوں نے چونک کر زبیر کی جانب دیکھا، لیکن آنکھیں بند تھی۔ دوبارہ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اپنا ہاتھ قبضے میں آ گیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟
अब किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। एक अरसे बाद नींद मेहरबान हुई है और आप सोने नहीं दे रही। आंखें बंद ही थी और हाथ मुकीद था। वक्त बहुत गुजर गया है। हाथ नहीं छुड़ाया, लेकिन घड़ी की जानिब देखते हुए अपने जाने की वजह बताई। यही तो समझा रहा हूँ प्यारी बेगम कि वक्त बहुत गुजर गया है। उनकी बात ज़ू मैनी थी, लेकिन वो समझ गई थी। आप शिकायत कर रहे हैं? दर्द की लहर दबाए मुस्कुराते हुए पूछने लगी। हमारी कहाँ इतनी जुर्रत। तो फिर वो वापस अपनी जगह पे दराज हुई। मैं तो दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अनायत के चंद लम्हे मजीद दान कर दीजिए। उनके लहजे से झलकती मोहब्बत रुकैया का चेहरा गुलाल कर गई। या खुदा, आप आज भी शर्माती हुई इस कदर हसीन लगती हैं। इस बंदे का दिल काबू में नहीं रहता और मैं आज तक समझ नहीं पाई आप बंद आंखों से सब कैसे देख लेते हैं। रुकैया ने रुख मोड़ते हुए निगाहें जुबैर के चेहरे पे मरकूज की। ये राज बता दिया तो ऐसे हसीन मनाजर देखने को कैसे मिलेंगे। उन्होंने आंखें खोलकर रुकैया को देखा। लाल होते गुलाल चेहरे को अंगूठे से सहलाते हुए मुकाबिल को बौखलाने पे मजबूर किया। अब बहुत खराब हैं। वो हमेशा की तरह पीछे नहीं हटी, बस आंखों का रुख बदल गई। उनके अंदाज पे जुबैर का कहका बेसाख्ता बुलंद हुआ। अरे आहिस्ता हंसे, कोई सुन लेगा। रुकैया ने फौरन उनके मुंह पे अपना हाथ रखा। उन्होंने मुंह से हाथ हटाते हुए अपने हाथ में थाम लिया। ये चेहरा इस कदर करीब देखने के लिए सालों इंतजार करना पड़ा था। ऐसी हसीन सुबह की ख्वाहिश अब दम तोड़ने लगी थी। जब मायूसी अपने जोबन पे थी, तब ही सब मिट गया था। जब उन्हें अपने रिश्ते में दूरियां भरने का खदशा सताने लगा, तब ही कुर्बतों का आगाज हो गया था। रुकैया जी, अपने घर वापस चलें। मुख्तार अहमद लहजे में खौफ उमड़ आया। मुझे तबा को दोबारा किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अब की बार तुम लोगों तक पहुंचने के लिए उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। क्या कमाल पुरएतमाद अंदाज था। रुकैया को जुबैर के उसी साथ की जरूरत थी। उनके दरमियान मुख्तार अहमद ना होते तो शायद बहुत पहले सब ठीक हो जाता। दूरियों के सिलसिले इस कदर तवील ना होते। कोई तो जवाब दो। रुकैया की खामोशी उन्हें डरा रही थी। हम मुजतबा की शादी अपने घर में करेंगे, बल्कि आपने तो अभी तक अपने होने वाली बहू को देखा ही नहीं। जवाब इस बात में था, सो उन्होंने फौरन से हाथ छोड़ दिया। जल्दी से उठें और सब काम खत्म करें। इंशाल्लाह हम आज घर वापस चले जाएंगे। चंद लम्हे पहले उनका हाथ छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे और अब उन्हें फौरन से उठ जाने का कह रहे थे। रुकैया मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई और कमरे से निकल गई। हवेली की अंदरूनी मजलिस में सब लोग जमा थे। अहमद अली चट्ठा की तबीयत सर्दी के बाइस नासाज थी। इसी सबब आज सब काम नज़रअंदाज किए हवेली में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के सबब सब ने अपनी मसरूफियात को पसे पुश्त डाल दिया था। नूरुल ऐन गुल के साथ सूप बनवा कर मजलिस में चली आई थी। निकाह के लिए सब तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्हें एकदम ख्याल आया तो पूछा, आपको फुर्सत नहीं मिली और यहाँ आपके कहे बगैर कोई कुछ करता नहीं। दोनों भाई ना जाने कहाँ मसरूफ हैं कि रात गए वापसी होती है। नूर बीबी का जवाब सुनकर वो सीधे हो बैठे। इतनी गफलत किस लिए? 2 दिन बाकी हैं और किसी ने कोई तैयारी नहीं की। उनका अंदाज मामूली था, लेकिन सब सीधे होकर बैठ गए थे। अब्दुल वदूद ने मोबाइल चुपके से पहलू में रख दिया, जबकि ताशफीन ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल बंद कर दी। सईद, तुमने निकाह ख्वां से बात की? नूरुल ऐन के हाथ से सूप लेते हुए उन्होंने सबसे पहले करीब बैठे बेटे को मुखातिब किया। नहीं अब्बा जान, वो हरबरा के सीधे हुए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले उनकी शामत आएगी। तुम्हारे बेटे का निकाह है और उसके इंतजामात तुमने करने हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा। उन्हें सईद से इस कदर लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। जब बाप का ये हाल है तो तुम सब से क्या उम्मीद? 1 घंटा है तुम सब के पास। इसके बाद मुझे कोई हवेली में नजर ना आए और ऐन वक्त पे किसी चीज की कमी ना हो। वो अपना अजली अंदाज इख्तियार कर चुके थे। बड़े अब्बा, हमारे कौन सा पहले निकाह हो चुके हैं जो हमें तैयारियों के मुतल्लिक मालूम होगा। ऐसी बात सिर्फ अब्दुल वदूद के अलावा कोई नहीं कर सकता था। सब ने उसे घूरने में अपना अपना हिस्सा डाला था। बड़ा शौक नहीं हो रहा निकाह का तो मैं बिना किसी खूंटे से बांध दूं। मैं कोई भैंस थोड़ी हूँ।
वो नरूठे अंदाज में बोला तो सब मुस्कुराने लगे। भैंस नहीं गधे हो। अब की बार मुस्कुराहट कहकों में बदल गई थी। बड़ी अम्मी ने बेसाख्ता खुशियों के पायदार रहने की दुआ दी, अपने सब बच्चों को अल्लाह की अमान में दिया और दिल ही दिल में बकरे सदका करने का इरादा कर लिया, क्योंकि ऐसी खुशियां उन्हें रास नहीं आती थी। गुल को साथ ले जाओ, उसे बहू के पास हॉस्पिटल छोड़ देना और वहां से शीमा को ले लेना, लेकिन अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने हर बात वाज़ेह कर दी। बड़े साहिब, गुल रोहान सी होकर उनके करीब आई। हवेली की पहली पहली खुशी है और आप मुझे बेदखल कर रहे हैं। क्या मैं इस हवेली का फर्द नहीं? साहब ने गुल को हैरत से देखा। सईद, साद को फोन करो और उसे कहो जहां भी है हस्पताल पहुंचे। जब किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकता तो अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाले। गुल तो खुशी के मारे पागल होने वाली हो गई। ताशफीन यूसुफ को भी याद रखना। उनकी बात सुनकर ताशफीन ने इस बात में सर हिलाया। ज़ारा बेटा, छोटी बहू की वजह से सब इतनी सादगी से हो रहा है, लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे। तुम दिल छोटा मत करना। वो ज़ारा को मुतमिन करना नहीं भूले थे। मैं अब आराम करूंगा। सबको वहां छोड़कर अपने कमरे की जानिब भाग गए। उनके जाते ही मजलिस में तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। दुल्हे राजा, जेब हल्की करने की तैयारी कर लें। अब्दुल वदूद अपनी जगह से उछलकर ताशफीन की टांगों पे आ बैठा और उसका अंदाज देखकर सब हंस हंस कर बेहाल हो गए। बदतमीज, ये मेरी टांगों से उठो। ताशफीन ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आपको पता नहीं, ये भी एक रस्म है। जिस तरह बहनें भाई से नेग लेती हैं, इसी तरह भाई भाई से नेग लेते हैं। उसके पास हर बात की वजाहत थी। ये ताज़ा ताज़ा रस्म ऐजाद की है तुमने। उन्होंने उसे एक बार फिर से हटाने की नाकाम कोशिश की। बस ऐजाद हो गई तो अब क्या हो सकता है। उसने इस कदर मासूमियत के कंधे उचकाए कि ताशफीन के मसनूई गुस्से की कोशिश नाकाम हो गई। ताशफीन, अगर मुमकिन हो सके तो मुजतबा को भी साथ ले लेना। वो बेचारा अकेला ही होता है, तुम सबके साथ थोड़ा घुल मिल लेगा। जी बड़ी अम्मी। ताशफीन ने फौरन हामी भर ली। उसे ले लेना और फिर साथ वो जिगम भी चिपक जाएगा। अब्दुल वदूद कान के नजदीक बुड़बुड़ाया तो उन्होंने कोहनी मारते हुए खामोश किया। वो उसके पल में तोला पल में माशा वाली तबीयत से अक्सर परेशान रहते थे। कभी आग का गोला बना घूम रहा होता और कभी गुलाब बना सब पे निशावर होने को तैयार रहता। अभी निकाह हुआ नहीं और उनके तेवर बदल रहे हैं। अब्दुल वदूद पेट पे हाथ रखते सोफे पे लेट गया, लेकिन किसी ने उसकी जानिब ध्यान नहीं दिया तो खुद ही सीधा हो गया। इन सब को अपनी मस्तियों में मगन छोड़कर वो भी कमरे में चली गई। हजूर पलंग की पुश्त से टेक लगाए नीम दराज थे। वो पलंग के सामने कुछ फासले पे रखी कुर्सी पे बैठ गई। कुछ कहना चाहती हैं। वो लम्हे में समझ गए कि वो कुछ कहना चाह रही हैं। इस खुशी के मौके पे रुकैया को भी बुला लें। उनका मुल्तजी लहजा खामोश करवा गया। मैंने उसे कभी मना नहीं किया। नूर बेगम, वो खुद साख्ता जिला वतनी काट रही है। उनका जवाब वैसा ही था जैसा सालों पहले था। आप एक बार खुद उसे कह दें। खुशी के मौके पे तो दुश्मन को भी दावत दे देते हैं, और वो तो इस हवेली की बेटी है। वो कभी नहीं आएगी, बहुत जिद्दी है। खुद भी टूट गई, हमें भी तोड़ डाला, लेकिन कभी पलट कर नहीं आई। शायद इस बार आपका यकीन गलत हो। वो माँ थी, उम्मीदों के दिए हमेशा रोशन रखने वाली। आपको मालूम है वो कई हफ्तों से अलीपुर में है, हवेली से चंद मिनटों के फासले पे, लेकिन यहाँ नहीं आई। एक आम से इंसान के हाँ पन्ना लेना उसे अपने बाप के घर से बेहतर लगा। वो शायद मुंतजिर हो कि उसका बाप उसे लेने आए। उनके जवाब ने हैरतों के पहाड़ तोड़ डाले। वो रुकैया की यहाँ मौजूदगी का जानने के बाद मुत्तमिन थी। उसका मतलब उन्हें मालूम था उनके इल्म में लाए बगैर एक कदम ना उठाने वाली अब पसे पुश्त सब करने लगी थी। उनसे बातें छुपाने लगी थी, राज रखने लगी थी। जब सब कुछ आपने खुद कर सकती हैं तो उसे भी खुद ही बुला लीजिए। चंद लम्हे पहले का नरम लहजा गायब हो चुका था। आंखें मूंद कर सर दोबारा पुश्त से टका लिया, जिसका मतलब तन्हाई की तलब थी। शीमा बेगम को हवेली से फोन आ गया था। वो जानती थी साद आने वाला नहीं था, इसलिए मुत्तमिन बैठी रही। लेकिन बच्चों के आने के चंद लम्हों बाद ही साद आ गया था। वो बच्चों के साथ निकल आई, लेकिन ना जाने क्यों दिल मुत्तमिन नहीं था। उन्हें साद की आंखों में अजीब सी वहशत नजर आई थी, जिसे नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। साद अली चट्ठा ने मशीनों में जकरी सूरत को देखा। सालों गुजर गए, उन्होंने इस चेहरे पे प्यार भरी नजर नहीं डाली थी। ये औरत उन्हें जंजीर जैसी लगती थी, अपनी खुशियों की कातिल, एक असेब जो सालों से वजूद को चिमटा था।
اس سے جان چھڑانے کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی، مگر ایک بار پھر تنہائی کا فائدہ اٹھانے کے لیے قدم اس کی جانب بڑھا دیے تھے۔